वेलकम गाइस, स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल योग्यता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया है और वो थ्योरेटिकल लेक्चर था सारा, ठीक है, जिसमें हमने कैथोड रे के बारे में बताया, केनाल रे के बारे में बताया है, कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, किस एक्सपेरिमेंट में ऐसा होता है ना, और किस साइंटिस्ट ने उसको प्रोड्यूस किया था। और थोड़ा हमने ये भी बताया उसमें कि जो डिस्कवरी हुई थी अपने पास में इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पर डिस्कस की हैं। आज होने वाला आपका लेक्चर नंबर 2, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लेक्चर नंबर क्या होने वाला, आज 2 होने वाला है। बेसिक से हायर लेवल तक हम इसको पढ़ेंगे। जेई, नीट और सीईटी के लिए बेसिकली यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2। और आज हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एटॉमिक मॉडल्स जिन्होंने आगे एक्सप्लेन किया था एटम्स को, ठीक है। तो बेटा जैसे कि हमें ये पता चला कि हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था और प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो अपने पास में यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं, ये क्या चीज़ थी, ये फंडामेंटल यूनिट्स थी, ठीक है। तो ये कैसे एक एटम में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इस एटम में कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जबकि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। आज हमको ये पढ़ना है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसमें। तो पहला मॉडल जो इसके लिए आया था बच्चों, वो सबसे पहला मॉडल आया था थॉमसन मॉडल। कौन सा मॉडल आया था, थॉमसन मॉडल। हम इसको प्लम पडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पडिंग मॉडल, पडिंग मॉडल। क्यों बोलते हैं भाई, क्यों नाम दिया गया इसका प्लम पडिंग मॉडल, क्योंकि ये ऐसा होता है जैसे ये अपने पास में क्या है, वाटरमेलन, एक तरीके से समझ के चलते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, सीड्स होते हैं ऐसे ऐसे, है ना, सीड्स होते हैं। ये हो गया इसका पूरा स्पेस, और इसमें जो ये सीड्स है ना, ये वाले, इनको कंसीडर किया गया एज ए इलेक्ट्रॉन्स। बोलो बात क्लियर रहेगी, बात क्लियर रहेगी। इसलिए इस मॉडल को बोला गया प्लम पडिंग मॉडल। क्लियर हुई बात भाई। जे थॉमसन ने क्या कहा कि एटम ऐसा एक स्फीयर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। एक स्फीयर है जैसे प्लम होता है अपने पास में, और उसके अंदर एम्बेड, अंदर क्या घुसे हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए होते हैं। तो ये कहा था आपने किस साइंटिस्ट ने, जे थॉमसन ने ये कहा था, ठीक। और इसने ये बोला कि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर ऐसे स्प्रेड रहेगा, ऐसे, वो पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड रहेगा। ये बोला किसने, जे थॉमसन ने। उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, है ना। क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं इसमें। क्लियर। चलो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया था उसने क्या बोला था, वो था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया। क्या बोला उसने भाई, रदरफोर्ड बेटा इसने क्या काम किया, इसने किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये कैसे इसने किया, तो उसके लिए पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, तो उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। देखो इसने क्या लिया बच्चों, इसने एक रेडिएशन सोर्स लिया है यहाँ पर, ये ठीक है, क्या चीज़ है, रेडिएशन सोर्स है, ये हमने बनाया, ठीक, रेडिएशन सोर्स। और कौन सा वो लिया था इसने, पोलोनियम लिया था, ठीक है। कौन सा एटम लिया था इसने, पोलोनियम का। और यहां पर इसने एक ली थी लेड की प्लेट, ठीक। और यहां पर इसने एक स्क्रीन ली थी बेटा, ये वाली स्क्रीन है एक जो इसने यूज की थी।
और इस स्क्रीन पर यहाँ इसने कोटिंग की थी जिंक सल्फाइड की। किसकी कोटिंग है बच्चों यहाँ पर? जिंक सल्फाइड की। क्या कोटिंग है? जिंक सल्फाइड की कोटिंग है। ओके, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है। और यहां पर इन्होंने रखा एक गोल्ड फॉइल, ये वाला, ठीक। अब हुआ क्या इसमें कि यहां से रेडिएशन जैसे ही निकला और रेडिएशन गया बेटा कहां पर? यहां से रेडिएशन गया और रेडिएशन गोल्ड फॉइल पर आया। अब यहां पर क्या हुआ? कुछ तो रेडिएशन यहां से सीधा निकल गया, ऐसे कुछ तो ऐसा चला गया सिंपल, और कुछ यहां पर डिफ्लेक्ट हो गया ऐसे, और कुछ यहां पर गया देन बैक वापस हो गया। बात क्लियर हुई? कुछ गया बैक वापस हो गया। अब जो इससे डिफ्लेक्ट हुआ पास हो गया, उसने बेटा यहां पर क्या दी? एक क्या प्रोड्यूस की? एक लाइट प्रोड्यूस की, है ना। ये क्या प्रोड्यूस हुई भाई? प्रोड्यूस लाइट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। हमने बोला कि जो ये रेडिएशन निकला ये अल्फा था। क्या था ये? अल्फा पार्टिकल्स यहां से निकला है। और यहां से अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या था अपना? लेड प्लेट थी, लेड प्लेट। रेडिएशन सोर्स था ये अपने पास में गोल्ड फॉइल, और ये स्क्रीन थी, ठीक है। अब इसने क्या डिटरमाइन किया रदरफोर्ड ने, क्या बताया इसने? ध्यान से सुनना। आप पहला पॉइंट तो इसने बोला बच्चों कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ? पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। क्या हुए? पहला पॉइंट क्या था इसका? मोस्ट ऑफ द कितने परसेंट बेटा? 99%, कम से कम 99% पास थ्रू द गोल्ड फॉइल, डायरेक्ट पास थ्रू गोल्ड फॉइल। विदाउट डिफ्लेक्शन, मतलब उनमें कोई भी डिफ्लेक्शन मुझे नहीं मिला। डिफ्लेक्शन मतलब वो इधर गए, नो, वो सिंपल यहां से पास डायरेक्ट ऐसे हो गए, विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो गए, है ना। दूसरा पॉइंट क्या बोला उसने? सम आर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ डिफ्लेक्ट हुई, सम डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, कुछ डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल के, और कुछ रिवर्ट बैक, थर्ड सम रिवर्ट बैक एट 180 डिग्री, और कुछ बच्चों क्या हुए? वो वापस यहां से जो टकरा कर यहां गए थे वो वापस आ गए, ऐसे, है ना। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन मुझे यहां पर देखने को मिले। जो किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। अब इसने क्या काम किया पता है? इसने इन तीन ऑब्जर्वेशन के बेस पर कुछ कंक्लूजन दिया, है ना। अब वो कंक्लूजन अपने को सुनना कि वो कंक्लूजन क्या दिया इसने। अब क्या हुआ बेटा आगे देखो, इसने आगे क्या बोला? इसने कंक्लूजन जो निकाला, ठीक है, कंक्लूजन हम यहां लिखेंगे, इसको हटाइए। अब क्या लिखा है इसने कंक्लूजन में? इसी एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन जो निकाला वो ये निकाला बेटा कि जो अल्फा पार्टिकल्स यहां से पास हुए हैं, इसका मतलब उन एटम्स के बीच में क्या था? स्पेस था। उस एटम्स में क्या था? स्पेस प्रेजेंट था, तभी तो बेटा पास हुए उनके बीच में। अगर देखो कोई चीज़ जब पास होती है किसी से, इसका मतलब अगर ये है तो पास होगी, तो इसका मतलब उसके बीच में स्पेस रहेगा, वो बहुत छोटी होकर निकल जाएगी वहाँ से।
यस और नो। और अगर उसके बीच में स्पेस नहीं होगा तो वो सिंक होगी ही नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, जैसे एक छलनी है ना, मान लो ये एक छलनी है, ठीक है, जिससे हम आटा छानते हैं, कुछ भी छानते हैं। अगर इसके छोटे छोटे से ऐसे छेद होते हैं उसमें, अगर इनमें स्पेस है तो, और ये तो स्पेस रहा, अब वाटर है ना। मैंने कहा मैंने सॉल्ट डाला इसमें, क्या डाला पहले? सॉल्ट। क्या सॉल्ट इनसे पास हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। अब मैंने कहा मैंने इसमें से वाटर डाला, क्या डाला? वाटर। वाटर पास हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो ये स्मॉल होल है ना, ये जो होल है ये, और मैं कह रहा हूँ ये बड़ा पार्टिकल जा रहा है इसमें, तो ये जब जाएगा इसमें तो ये ऐसे सिंक होके चला जाएगा इसमें से, और जब बाहर निकलेगा तो फिर से ऐसे शेप ले लेगा। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुए, मतलब क्या था पहले? अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स इंडिकेट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन एटम्स। एम्प्टी स्पेस है ना, खाली स्पेस उसमें प्रेजेंट होगा। तो इससे तो ये कंफर्म हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कंफर्म हुआ इससे बच्चों? दूसरा ये कंफर्म हुआ कि जो ये एटम्स यहां से जाके यहाँ टकरा रहे थे और लाइट दे रहे थे, कोलाइड कर रहे थे, इसका मतलब ये थोड़ा सा रिपल्सन भी फील करेंगे, क्योंकि जब ये यहाँ टकरा रहे थे ना इससे, तो थोड़ा रिपेल फोर्स फील कर रहे थे। क्या फोर्स कर रहे थे? रिपल्सन फील, रिपल्सन फील। और अगर रिपल्सन इन्होंने फील किया है तो इसने एक पॉइंट और बोला, थर्ड, क्या? कि जो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए हैं, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, particles contains positive charge concentrated whole mass charge. Deflected particles contains positive charge having mass are concentrated. उनका जो मास है बेटा वो कॉन्सेंट्रेट रहेगा, है ना। होल मास, पूरा मास उसका एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है विद या विद इन स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम। बोलो बात क्लियर? बात क्लियर? और जो पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा है, कॉन्सेंट्रेटेड है छोटे से वॉल्यूम में, दैट इज नॉन एज न्यूक्लियस। और उन्होंने क्या बोल दिया इसको बोल दिया इन्होंने न्यूक्लियस बोल दिया। बात समझ में आई आपको? ये उन्होंने क्या बोल दिया इसको? न्यूक्लियस बोल दिया। ठीक, नेक्स्ट आगे देखो क्या किया। आगे बोला कि जो ये न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट एट सेंटर, और ये सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अब फोर्थ पॉइंट इसने क्या बोला? फोर्थ पॉइंट कहाँ लिखा भाई? चलो इसको हटाते हैं, यहीं लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट इसने क्या बोला? फोर्थ पॉइंट जो बोला कि जो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स हैं, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स कौन से वाले? 180 डिग्री वाले, जो वापस आए हैं। इसका मतलब उन्होंने इंडिकेट किया कि जो ये एटम रहे, न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस आर रिजिड। न्यूक्लियस कैसा है? रिजिड, क्योंकि वो इससे टकराएगा। मतलब जो ये रेडिएशन जा रही थी, इसके पार्टिकल्स इस फॉइल से टकराएंगे, है ना। अब टकराए तो वो वापस पहुंच गए, और अगर वो वापस पहुंचे, ऐसे वापस गए, इसका मतलब इसमें कुछ मास है, और वो मास है किसका? पॉजिटिव चार्ज का, और डायरेक्ट टकराया किससे? गोल्ड फॉइल से।
क्लियर बात। तो इसने बोला कि जो एटम्स हैं इसमें वो क्या हैं वो उनमें एक न्यूक्लियस है और वो रिजिड नेचर का है। बात समझ में आई आपको, क्लियर हुई कि जो यहाँ पर रेडिएशन हमने डाला उसमें जो न्यूक्लियस था उसके एटम्स में वो रिजिड नेचर का होगा। किस नेचर का होगा? वो रिजिड नेचर का होगा। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब इसी बेस पर रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल दे दिया। कैसा मॉडल दिया? न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है। अब मुझे देखना कि न्यूक्लियर मॉडल क्या है। चलो बात करते हैं न्यूक्लियर मॉडल की। ये रहा अपना न्यूक्लियर मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। इसमें कुछ पॉइंट इसने देखे थे और उन्हीं पॉइंट के बेसिस पर इसने ये मॉडल दिया है। ठीक है। तो पहला पॉइंट, जो पहला पॉइंट क्या बोला इसने बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज in the nucleus, positive charge in the nucleus are different in different atom, in different atom। बात बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है अलग अलग एटम के लिए अलग अलग होगा। क्लियर? ठीक है। दूसरा क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आर वेरी स्मॉल। वॉल्यूम है बेटा जो न्यूक्लियस का वो बहुत कम है। और कितना कम है वो? देखो, अगर मैं डायमीटर की बात करूं, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। और डायमीटर ऑफ एटम की बात करें, डायमीटर ऑफ एटम इक्वल टू 10 की पावर -8 मीटर। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है भाई, -4 का डिफरेंस है, -4 का डिफरेंस है। क्लियर? आगे तीसरा पॉइंट क्या बोला? एन एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट रहेगा किसमें? न्यूक्लियस में। और वहां पर कौन घूम रहा होगा? वहां पर घूमेगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। एंड रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन्स देयर, इलेक्ट्रॉन्स। बोल बात समझ में आई? यस और नो? नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या बोला इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व लाइक सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम कैसे? कि यहां जैसे सन होगा और इसके चारों तरफ यहां क्या घूम रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे ऐसे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे और फोर्सेस, जो फोर्सेस होगा उसमें, फोर्सेस वो क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उसमें लगा होगा। क्लियर? ये बातें किसने कही? न्यूक्लियर मॉडल के बारे में कही। किसने कही? रदरफोर्ड ने कही, है ना। सोलर सिस्टम जैसा मॉडल इसने बना दिया। बोलो बात समझ में आई? यस और नो? ठीक है। अब ये मॉडल फेल हुआ भाई। क्यों हुआ फेल? बात करते हैं। हम इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। पहले 4 पॉइंट मुझे उम्मीद है शायद आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। ठीक, नेक्स्ट देखो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। भाई फर्स्ट ड्रॉबैक जो इसकी थी, फर्स्ट वो तो यही है, अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम। कि एटम जो इसका था ना वो अनस्टेबल था, है ना। ये क्या डज नॉट
does not explain by stability of atom। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया भाई, क्या रीजन रहा? पॉइंट देखो, क्योंकि इसने कंपेयर कर दिया था इस मॉडल को सोलर सिस्टम से, है ना, सोलर सिस्टम। और इसका जो मॉडल था RF मॉडल, अभी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। इसने वो सोलर सिस्टम में क्या होता है भाई कि ये सन होगा और इसके ऐसे क्या घूमते रहते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं। क्या घूमते हैं? ये प्लैनेट्स घूमते हैं, प्लैनेट्स, ठीक। इसने भी यही बोला, लेकिन ठीक है, इसने बोला ये न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, बात बिल्कुल ओके, हमने समझा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, प्लैनेट का तो पर्टिकुलर क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है ना, और उसमें एक ही प्लैनेट होता है, ओनली सिंगल प्लैनेट, मतलब एक प्लैनेट का एक ऑर्बिट होता है, होता है भाई, क्लियर। पार्टिकल ऑर्बिट लिखो, ऑर्बिट। लेकिन यहां पर क्या है, हमें तो पता है ना कि भाई यहां पर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन हैविंग पर्टिकुलर ऑर्बिट, एक से ज्यादा का एक ऑर्बिट हो सकता है, लेकिन यहां तो नहीं होता, यहां तो एक का ही होता है। पहला इसका फेलियर, बात समझ में आई, ये फेल हुआ, कोई दिक्कत। दूसरा क्या भाई, इसने बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा होता है इसमें, भाई यहां तो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इलेक्ट्रॉन्स के और न्यूक्लियस के बीच में होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, किसके बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर ये प्रेजेंट होता है। तो बताइए सिमिलरिटी कैसे होगी, ये तो फिर से फेल हो गया, बोलो बात क्लियर, समझे। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया मैक्सवेल ने, क्या बोला उसने, अभी बताते हैं। मैक्सवेल जो बोला वो ये बोला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, क्या बोला भाई वो, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मैक्सवेल ने क्या बोल दिया, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, मैग्नेटिक थ्योरी, इसने बोला बच्चों कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, पहले ध्यान सुनो, अगर कोई क्या है, चार्ज पार्टिकल, और उसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रख दिया, है ना, तो वो क्या करेगा, वो वहां पर घूमेगा, चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिवॉल्व करेगा ऐसे, और रिवॉल्व जब करेगा तो वहां से एनर्जी रिलीज होगी, वहां से एक लाइट प्रोड्यूस होगी, और जब तक वो घूमता रहेगा लाइट प्रोड्यूस होती रहेगी, और जैसे जैसे उसकी लाइट या एनर्जी रिलीज होती जाएगी, खत्म होती जाएगी, वो धीरे धीरे सेंटर में आकर फॉल डाउन, गिर जाएगा, ठीक। तो ये बोला, लेकिन हमारे पास एटम में तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। क्या बोला इसने बोला कि एक चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उसको हमने प्लेस किया मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में, देन these are revolve by emitting radiations, आप इसको एनर्जी बोल दो, और प्रोड्यूस लाइट प्रोड्यूस करता रहेगा, है ना। देखो हम इसको समझाते हैं, आप
भाई ये यहाँ पर मैंने एक फील्ड लगाया, ठीक है, यहाँ इसका एक सेंटर है, तो जो ये घूमेगा ना, मान लो यहाँ घूम रहा है, यहाँ ऐसे घूमेगा, ये स्पाइरल पाथ में घूमेगा और घूमता 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 यहाँ गिर जाएगा। बात समझ में आई? देखो यहाँ से पार्टिकल घूम रहा है, ये घूम रहा है, स्पाइरल पाथ में घूम रहा है ना, स्पाइरल में घूम रहा है, और घूमता घूमता ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, और एट लास्ट कहाँ ड्रॉप हो रहा है, कहाँ गिर रहा है भाई? सेंटर में। और ये कितने सेकंड में? 10⁻⁸ सेकंड में ये यहाँ पर गिर जाता है। ये भी बोला है किसने? थॉमसन ने डेल्टन ने बोल दिया था। क्लियर? 10⁻⁸ सेकंड लगेगा इसको, बट एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता ना, बट एक्चुअल नॉट, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है ना, ये ऐसे तो नहीं गिरता भाई। और अगर ऐसे नहीं गिरता है तो ये मॉडल फिर से फेल हो गया, फिर से ये मॉडल फेल हो गया। कोई दिक्कत किसी को? सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है देखो, इसकी दूसरी लिमिटेशन देखो बेटा। दूसरी लिमिटेशन में बोला क्या कि अगर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस कर रहा था, है ना, इफ पार्टिकल लॉस एनर्जी continuous and continuous continuous स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है, continuous, then its स्पेक्ट्रा, emission स्पेक्ट्रा, है ना, emission स्पेक्ट्रा continuous, ठीक है। इफ पार्टिकल लॉस एनर्जी कंटिन्यूस देन इट्स ऑब्जर्व्ड। बेटा जो हमें ऑब्जर्व हुआ ना वो स्पेक्ट्रा इसका कंटिन्यूस ही हुआ, लेकिन बट एक्चुअल स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व ऑब्जर्व लाइन स्पेक्ट्रा एट डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? देखो जो यहां पर स्पेक्ट्रा मिल रहा था ना, क्योंकि कंटिन्यूसली क्या कर रहा था, एनर्जी रिलीज, तो उसका स्पेक्ट्रा भी कंटिन्यूस मिला, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलता। वो एक्चुअल में क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा। आपको पता है जैसे हाइड्रोजन एटम लाइन प्रोड्यूस करता है ना, और डेफिनेट फ्रीक्वेंसी पर करता है। क्लियर है बात? तो ये दो इसकी ड्रॉबैक थी जिसकी वजह से इसका मॉडल क्या हुआ, फेल हुआ। बात समझ में आई? क्लियर बात? ठीक है। अब छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं एक बार डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसने की थी भाई इसकी खोज? चैडविक ने। ठीक है, चैडविक। और कैसे की थी सुनो ध्यान से बेटा। चैडविक ने क्या काम किया, बेरिलियम की एक शीट ली, ये बेरिलियम शीट है, और इस पर इसने अल्फा पार्टिकल डाल दिया। हीलियम अल्फा पार्टिकल हुआ, है ना, हाइड्रोजन 4 और ये होता है 8। ठीक है, तो यहाँ पर जो बना बेटा वो बना बेरिलियम, क्या बन गया यहाँ पर बना कार्बन 6 और ये 12, लेकिन प्लस में क्या निकल के गया यहाँ से, एक न्यूट्रॉन निकल के गया। क्या निकल के गया भाई, एक न्यूट्रॉन निकल के गया। ठीक है, क्या निकल के गया, एक न्यूट्रॉन निकल के यहाँ से गया है। ठीक है, क्या निकल गया, एक न्यूट्रॉन। ये 8 नहीं 9 होगा, तभी तो यहाँ पर आएगा भाई 1। ठीक है, क्लियर। अब इसने कैसे पता किया कि भाई ये न्यूट्रॉन है? इसने इस न्यूट्रॉन को, ये न्यूट्रॉन रहा, इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड रखा,
तो ये जो रहा बेटा न्यूट्रॉन, ये अनडिफ्लेक्टेड रहा। इसका मतलब इसने कहा कि जो यहाँ पर पार्टिकल एमिट हुआ ना, वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से अनडिफ्लेक्ट हो रहा, तो इसका मतलब न्यूट्रल है। कैसा वो? न्यूट्रल, अनडिफ्लेक्टेड, हैंस न्यूट्रल। तो क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर बात? तो क्या आपको इसका एमिशन आया? इसका कुछ मास भी था, मास मोस्टली इक्वल रहेगा, मोस्टली इक्वल टू प्रोटॉन, है ना, मोस्टली इक्वल टू प्रोटॉन। और कितना होगा? 1.675 इंटू 10⁻⁴ ग्राम, -24 ग्राम, इतना इसका मास रहेगा। इसके लिए बेटा E/m की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना है। क्या होती है इसके लिए? 0। किसके लिए? न्यूट्रॉन के लिए। यस और नो? चलो अच्छी बात है, ये तुम्हें समझ में आया। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को मिलकर बनता बेटा न्यूक्लियॉन्स। अगर कोई पूछे आपसे कि न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, तो प्रोटॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। क्लियर? चलो अब छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी हम सीखते हैं। जैसे क्या चीज है? पहले है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक मास। कैसे? यहां मैंने एक एक्स लिखा, यहां पर जेड, यहां पर ए, दिस इज ए एटॉमिक मास, ठीक है, जो कि क्या होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। जेड क्या होगा? जेड प्रोटॉन नंबर, और एक्स सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। बच्चों एटॉमिक मास निकल गया, ये आ गया, है ना। अगर मैं आपको ये कह दूं कि बेटा ये प्रोटॉन है मेरे पास, प्रोटॉन 5, तो बेटा प्रोटॉन जो होता है ना, प्रोटॉन वही इक्वल होता है एटॉमिक नंबर के। ओके, और ये फिक्स होता है। क्या होता है? ये फिक्स। तो नंबर, अगर प्रोटॉन किसी में 5 है तो बेटा एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 5 ही होगा। बोलो बात समझ में आई? यस और नो? बात क्लियर हुई आपको? क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो पॉइंट हम इसमें समझने वाले हैं वो है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है भाई? आइसोटॉप्स में क्या होता है? एलिमेंट्स आर सेम। ध्यान रखना बेटा, पहला पॉइंट क्या है? एलिमेंट सेम होगा उसमें। दूसरा, सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। बोलो बात क्लियर? यस। क्या मैं ये भी कह सकता हूं प्रोटॉन नंबर सेम? प्रोटॉन नंबर सेम। नेक्स्ट, क्या मैं ये कह सकता हूं न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट? बिल्कुल सारी बातें राइट है। किसके बारे में? आइसोटॉप्स। अभी के लिए करते हैं। देखो बच्चों, मैंने एक एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन H11, H12, H13। बेटा यहाँ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? प्रोटॉन सभी में बने, ये रहा। क्लियर? मास
अगर मैं मास की बात करता हूँ तो फर्स्ट का 1, इसका 2, उसका 3। और बेटा न्यूट्रॉन की बात कीजिए जरा, न्यूट्रॉन की बात कीजिए। क्या क्या बताया मैंने न्यूट्रॉन अभी, कि मास में से प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकलता, क्योंकि जो मास था, मास ए, हम ए लिख लेते हैं, मास ए इक्वल टू क्या था, Z प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और मुझे अगर न्यूट्रॉन निकालना हो तो इसको इधर लेके जाओ बेटा, तो A माइनस जेड इक्वल टू एन। मास में से प्रोटॉन घटाओ, तो बेटा मास कितना है इसका 1, प्रोटॉन कितने 1 ही है, तो 0 आया इसका, तो 2 1, तो ये 1 आया, और इसका कितना आया 2 आया, तो ये है न्यूट्रॉन। क्लियर। ध्यान रखना आइसोटॉप्स में कभी भी न्यूट्रॉन सेम नहीं होगा, वो हमेशा क्या मिलेगा तुम्हें, डिफरेंट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी आइसोटॉप्स की सेम होती हैं, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी डिफरेंट होंगी। ये सारी बातें किसके बारे में हैं, आइसोटॉप्स के बारे में है। ठीक है। आगे देखिए, आइसोटॉप्स हो गया अपने पास में। अब करते हैं आइसोबार। क्या है बच्चों, आइसोबार। क्या होता है भाई आइसोबार, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या मैं डिफरेंट प्रोटॉन नंबर बोल सकता हूं, डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। बात तो सही है ये भी। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं फिर देखते हैं प्रॉपर्टी। बेटा आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, 20 19 18 40 40 40। ध्यान से देखना, मास सेम है बच्चों सबका 40 40 40, लेकिन एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है। जरा न्यूट्रॉन निकाल कर देखिए इसमें से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 40 में से इसको घटाओ क्या आएगा 22, इसमें से घटाओ इसको कितना आएगा 21, यहाँ क्या आएगा 20। क्लियर। तो इसका मतलब इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, यस और नो, क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आइसोटोन। क्या होता है भाई, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स की वैल्यू इसमें सेम रहेगी। ठीक है, बट एलिमेंट डिफरेंट। एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया कार्बन 614, हमने लिया नाइट्रोजन 715, हमने लिया ऑक्सीजन 816। ठीक है, इसमें ना तो मास सेम और ना ही इसमें प्रोटॉन सेम। ना मास डिफरेंट होगा, किसमें, आइसोटॉन्स में आता है। ये 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा विच वन इज करेक्ट, विच वन इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू आइसोटॉन्स, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आइसोटॉन्स क्या होगा, मास डिफरेंट, ठीक है डिफरेंट है, ये रहा। प्रोटॉन डिफरेंट, प्रोटॉन डिफरेंट, हाँ प्रोटॉन भी डिफरेंट है। अब न्यूट्रॉन चेक करना है, देखो दिख रहा है आपको, यहां तक दिख रहा है। प्रोटॉन डिफरेंट कैसे करेंगे, 14 में से 6 घटाइए 8, 15 में से 7 घटाइए 8, और 16 में से 8 घटाइए तो भी 8। इसका मतलब न्यूट्रॉन सेम, और जिसमें भी न्यूट्रॉन सेम आ जाए दैट इज कॉल्ड आइसोटॉन्स। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखो, ऐसे ही पढ़ना, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है सारी चीज़ों को।
नेक्स्ट है बच्चों इसमें आइसोडायाफर। आइसोडायाफर इसको 100% याद रखना भाई। क्या होता है? सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर कॉल्ड आइसोडायाफर। एक एग्जांपल देखिए, आपको समझ में एग्जांपल से ही आएगा। कैसे? बेटा मैंने लिया पोटासियम, एटॉमिक नंबर कितना 19, और बेटा मास कितना 39। फ्लोरीन 9 और यहाँ मास कितना है इसका 90। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसमें प्रोटॉन जो है बेटा वो तो 19 है और इसमें 9 है। न्यूट्रॉन कितना होगा? डिफरेंस निकालो 20। इसमें कितना होगा बेटा 10। ठीक है, और हमारा जो ये था आइसोडायाफर क्या था? ये सेम डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सेम डिफरेंस होना चाहिए। देखो न्यूट्रॉन कितना 20, प्रोटॉन कितना 9, तो ये डिफरेंस कितना है बेटा 1 आया। ये 10, ये कितना आया 1 आया। बोलो बात क्लियर रहेगी? यस और नो? क्या आपको आइसोडायाफर क्लियर हुआ? अगर दो एटम्स में सेम क्या हो बेटा डिफरेंस किस किस के बीच? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, तो हम उसको बोलेंगे आइसोडायाफर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बच्चों आइसोस्टर। अब ये क्या होता है भाई? ये तो कहोगे सर नई टर्मिनोलॉजी ला रहे हो, कहाँ से ला रहे हो इनको? अरे कहीं से नहीं बेटा, ये सारी चीज़ें ना बुक में है, और ये जेई नीट कहीं से भी उठा के पूछ सकता है। जैसे बहुत सारे बच्चों ने मुझे पता आइसोडायाफर नहीं पढ़ा होगा, अब पढ़ो। आइसोस्टर नहीं पढ़ा होगा, अब पढ़ो। हमने क्या बोला है? बेसिक से लेकर हायर लेवल चलेगा। आइसोस्टर क्या होता है? देखो सेम नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होना चाहिए भाई। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोस्टर। एग्जाम्पल देखो, तुम्हें एग्जाम्पल समझ में आएगा। एक मैंने लिया N2 और दूसरा लिया मैंने CO। बेटा N2 में टोटल एटम कितने? 2, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन है। CO में कितने? 2, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन 2। इलेक्ट्रॉन कितने इसमें? एक नाइट्रोजन में 7 होते हैं, तो 2 में कितने 14। यहाँ कितने भाई? एक कार्बन में 6 होते हैं, एक ऑक्सीजन में 8, तो टोटल 14। ये लो एटम सेम और ये क्या इलेक्ट्रॉन भी सेम। क्लियर? नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। N2O और एक CO2। देखो भाई एटम कितने? 3, इसमें भी 3। इलेक्ट्रॉन कितने? नाइट्रोजन में एक में कितने थे? 7, 2 में 14 और 8 यहाँ पर, तो ये हो गए 22। सेम एक ऑक्सीजन में 8, 8, 8 16, 16 और 6 ये 22, ये लो 22। तो ये हो गए आइसोस्टर। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर करा दिए। बोलो बात समझ में आई? यस और नो? चलो ये कॉमन से पॉइंट है, ये तुम लोगों को आने चाहिए। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट जो है बेटा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगला जो टॉपिक है इसमें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये प्रोपेगेट करती हैं विदाउट एनी मीडियम। विदाउट एनी मीडियम प्रोपेगेट करती हैं। क्या? प्रोपेगेट propagation without any medium। ट्रेवल, और क्या लिख सकते हो? ट्रेवल विदाउट एनी मीडियम।
विदाउट एनी मीडियम के ये ट्रेवल करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं भाई, एग्जाम्पल देखो कौन कौन सी हैं। याद करने की ट्रिक भी सिखाऊंगा, तरीके से सीखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले गामा, क्या नाम है इसका, गामा, गामा। उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, क्या नाम है इसका, अल्ट्रा वायलेट। उसके बाद कौन सी, विजिबल। इससे पहले, गामा से पहले आती है एक्सरे, इसको यहां लिख लेते हैं, ये यू है, ये है एक्सरे। क्या बेटा, ये एक्सरे, गामा एक्स यूवी। फिर आती है इंफ्रा, फिर आती है माइक्रो, और फिर आती है रेडियो वेव्स। ओके, फिर आती है रेडियो वेव्स। याद करने की तरीका क्या है, गामा एक्स यूवी IMR, गामा एक्स यूवी IMR, क्लियर। अब इसमें जो रेडियो वेव्स है बेटा, इसकी वेवलेंथ सबसे हाई होती है। क्या होती है, वेवलेंथ सबसे हाई होगी, वेवलेंथ सबसे हाई होती है इसकी। तो हम अगर इसकी बात करें तो ये इसका वेवलेंथ का ऑर्डर हो गया। कौन सा ऑर्डर है बेटा, ये वेवलेंथ। अब बात ये करनी है कि सर ये वेवलेंथ क्या चीज है ना। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं अभी। नेक्स्ट हमें देखना है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, वेव्स। वेव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों। जैसे पहला पॉइंट कि सारी जो वेव्स होती है ना, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो भी मैंने ये लिखी हैं, ठीक है, ये सारी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्रेवल्ड विद स्पीड ऑफ लाइट। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर, नेचर कैसी होनी चाहिए, ट्रांसवर्स होती है, मतलब आड़ी होती हैं। ठीक है, बताएंगे कैसी होती हैं ये भी। तीसरा पॉइंट क्या बेटा, कि जिनकी जो डायरेक्शन है, तीसरा पॉइंट क्या है इसका, दीज आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, मतलब जिधर डायरेक्शन ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स, मतलब जिधर वेव ट्रेवल हो रही है उसके परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, चलो अभी क्या करना मुझे, ये तो मैंने पॉइंट देखे इसके, लेकिन अब मुझे जानने हैं इसके थोड़े से और पॉइंट। जैसे क्या है बेटा, वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है भाई, वेवलेंथ तुम्हें पता है क्या होती है वेवलेंथ। जैसे मान लो ये ट्रेवल कर रही है लाइट, मतलब यहां से ये ट्रेवलिंग कर रही है, ऐसे ट्रेवल करती है ना। इस पोर्शन को बोलते हैं बेटा क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट। और इस पोर्शन को बोलते हैं ट्रॉफ। यही बोलते हैं ना, क्रेस्ट और ट्रॉफ। तो वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रॉस्ड, नियरेस्ट क्रॉस, ध्यान रखना है। क्या होती है वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट आर कॉल्ड वेवलेंथ। इसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, ऐसे, या डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट ट्रॉफ्स आर कॉल्ड वेवलेंथ। और इसका जो सिंबल होता है बच्चों, वो लैम्बडा होता है। क्या होता है ये, लैम्बडा। ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, लैम्बडा हो गया, या आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे करके ऐसे,
एक ही बात है, लैम्बडा। बेटा इसकी जो मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट वो एंगस्ट्रॉन में होती है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉन इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। इसकी मेजरमेंट म्यू एम में भी होती है। क्या होता है, 1 म्यू एम इक्वल टू 10⁻⁻6n। इसकी एंगल यूनिट एन एम में भी होती है। वो क्या होती है, एन एम को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो दे 10⁻⁹ मीटर। क्लियर है। तो इनमें से कोई भी एक यूनिट आपको मिल सकती है, ठीक है, या ये मिल सकती हैं, कोई सी भी यूनिट मिल सकती है आपको। दैट इज आपको यूनिट देखकर आइडेंटिफाई कर लेना है कि ये वेवलेंथ है। क्लियर हुई बात। चलो नेक्स्ट हम इसमें बात करने वाले हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स passes through a point in 1 second। मतलब 1 सेकेंड में कोई वेव्स एक पॉइंट से कितनी बार पास हो सकती है। जैसे मान लो ये पॉइंट है ना, अब यहां से ऐसे जा रहा है, मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, ऐसे कितनी बार यहां से ये इससे पास हुई, तो ये ही मुझे बताना है। मान लो ये पार्टिकल बड़ा कर लिया है ना, तो अगर मैं ऐसे करूं ऐसे, तो ये नीचे भी तो आ सकता है भाई, ये ऊपर जाएगा है ना, ऑसिलेट्स। आपको पता है ऑसिलेट कैसे, देखो इसको ऐसे लिखो, ऐसे यहां से ये जैसे स्ट्रिंग होती है ना, मैंने उसको ऐसे किया स्प्रिंग, और वो क्या करती है ऐसे ऑसिलेट। तो 1 सेकेंड में एक एटम से कितने बार वो पास हो गई, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को जो डिनोट करते हैं बेटा वो न्यू से करते हैं, ये वाला न्यू, ठीक है। और इसकी जो यूनिट लेते हैं हम मेजरमेंट, वो सेकेंड इनवर्स लेते हैं। बात क्लियर, क्या लेते हैं वो, सेकेंड इनवर्स लेते हैं। नेक्स्ट इसमें है बच्चों एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ये जो मैंने वेव का डायग्राम बनाया था ऐसे, ठीक है, ये जो हाइट है बेटा, ये हाइट ऑफ क्रेस्ट, हाइट ऑफ क्रेस्ट आर कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड बोलते हैं हाइट ऑफ क्रेस्ट को, ठीक है। इसके बाद है वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, क्या चीज है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, मतलब सी, स्पीड ऑफ लाइट। ये बेटा अपने पास में होती है 3.8 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलो या स्पीड ऑफ लाइट बोलो, ये वेलोसिटी होती है अपने पास में। क्लियर है। यहाँ से आपको छोटे छोटे 2 रिलेशन भी पता होने चाहिए। क्या रिलेशन है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसकी बात करते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एंड म्यू इक्वल टू क्या आएगा भाई, लैम्डा और वी इक्वल टू होता है सी के। और अगर मुझे लैम्डा निकालना पड़े तो सी अपॉन लैम्डा है, वो म्यू होगा। और अगर म्यू निकालना पड़े तो सी अपॉन लैम्डा हो जाएगा। बात क्लियर। अगर या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि म्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। अगर किसी की वेवलेंथ हाई होगी, क्या चीज, वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी बेटा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात समझ में आई, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज। देखो इसको वैसे ही समझ सकते हो आप। मैंने क्या बोला था
कि 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में पास होना। मैंने कहा वेवलेंथ इंक्रीज करना है, तो ऐसे कर दिया, तो मान लो ये इंक्रीज हो गया वेवलेंथ, सिंपल सी बात है। तो ये इससे पास बहुत कम होगा, फिर इससे पास कब हो सकता है, इतनी ही। अगर मान लो यहाँ पर दिखाना है, देखो तो ये देखो क्लियर। अब क्या है, लैम्डा तो घट गया इतने पोर्शन में, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो बढ़ गई, बहुत सारी बार इससे क्रॉस हो गए एटम से, क्या हो गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी अगर लैम्डा बढ़ेगा, और लैम्डा अगर घटेगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्लियर। और उस किसके डिवीजन में रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट के डिवीजन में रहेगा, क्लियर है। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट इसमें रह गया है, जिसका नाम है वेव नंबर एंड टाइम पीरियड। वेव नंबर एंड टाइम पीरियड। देखो पहले देखो वेव नंबर, वेव नंबर क्या होता है बेटा, म्यू बार इक्वल टू 1 लैम्डा, रेसिप्रोकल होता है किसके, वेवलेंथ के। और टाइम पीरियड T इक्वल टू 1/म्यू होता है। बस इतना सा आपको याद रखना है। बोलो बात क्लियर रहेगी, यस और नो। ये टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, 1 फ्रीक्वेंसी, और 1 लैम्डा निकालने का है वेव नंबर, यस। चलो आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा और अच्छे से नोट्स बनाए होंगे। तो बेसिक से हायर लेवल तक केमिस्ट्री देखते रहिए ईफा प्रजापति सर के साथ। और अभी बेटा मैं क्वेश्चन भी लेने वाला हूँ। अभी तो हमने क्या पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी जिस दिन ख़त्म होगी उसके नेक्स्ट दिन ही या उसी दिन से हम बहुत सारे क्वेश्चन भी लेंगे। और अभी इस पॉइंट पर भी क्वेश्चन लेंगे, ऐसी बात नहीं है बीच में नहीं लेंगे, बीच में भी कराएंगे, लेकिन लास्ट में फिर क्वेश्चन के थ्रू भी सीखेंगे, क्योंकि अपना पॉइंट बेसिक से हायर लेवल, क्लियर है। तब तक देखते रहिए ईफा प्रजापति सर। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।